मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। भी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था। एक ऐसी न्यूज जिस पर देश की निष्पक्षता, जानकारी और आजादी टिकी थी। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सकेंगी। विपक्षी दलों की बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार पर यह अनुमान है कि वे जम्मू कश्मीर, पंजाब और चुनाव सुधारों के बारे में मामले This is Doordarshan News. Good evening and welcome. In the headlines, Finance Minister says austerity package will not go against the interests of the working class. उस दौर में पत्रकार को मसाल लेकर चलने वाला पथ प्रदर्शक माना जाता था, लेकिन क्या आज भी वो मसाल सच्चाई की रोशनी दिखा रही है या अब ये मसाल सत्ता और बाजार की रोशनी में जल रही है? जितना गहरा सवाल है उतना ही ज़्यादा बेचैन करने वाला जवाब इसका। मीडिया जो कभी सत्य का दर्पण था। बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं और ये खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जिन पर आरोप लगातार लग रहा है कि वो चुनाव आयोग की छवि को ध्वस्त कर रहे हैं। और आज वो एक ऐसा बाजार बन चुका है जहां खबरें बेची जाती हैं, भावनाएं खरीदी जाती हैं और सच्चाई को अक्सर खामोश कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि सब कुछ बदल गया है, वो विश्वास और वो निडरता कहीं खो गई है। तो आइए आज जानते हैं भारत के मीडिया के जन्म से लेकर पतन और आज की कड़वी सच्चाई की पूरी कहानी। वह सच्चाई जहां पैसा, प्रोपेगेंडा और टीआरपी के दौड़ में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लड़खड़ा रहा है। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा सफर शुरू होता है। On June 14, 1951, Remington Rand introduces UNIVAC, the prototype large-scale business computer. Their first customer, the United States Census Bureau. The microtechnology revolutionizes science and industry. So 8 days after he was abruptly removed from his Korean command by President Truman on April 19, 1951, General Douglas MacArthur addressed a joint session of the Congress. आज से लगभग 250 साल पहले भारतीय मीडिया का जन्म संघर्ष की कोख से हुआ। इसका पहला कदम ब्रिटिश शासन के दमनकारी दौर में पड़ा। साल था 1780 जब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने हिकीज बंगाल गैजेट शुरू किया। यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, यह ब्रिटिश राज के खिलाफ दबा हुआ आवाज़ का पहला विस्फोट था। जल्द ही पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम का सबसे तीखा हथियार बन गया। यह वो दौर था जब न्यूज़पेपर बनाना कोई बिजनेस नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य था। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती देते थे। तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उन करोड़ों लोगों की भावना थी जिन्हें तिलक ने अपने शब्दों से जगाया था। महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता को लोक सेवा का एक माध्यम बनाए। The true function of journalism is to hold the truth and place it before the public fearlessly. It is a trustee of the people. उनके अखबार यंग इंडिया और हरिजन बिना किसी एडवर्टाइज के चलते थे। गांधी जी का पत्रकारिता पर स्पष्ट मत था। इसका उद्देश्य जनता को शिक्षित करना, उनकी सेवा करना और साहस पैदा करना। उनके लिए पत्रकारिता एक मिशन था, एक तपस्या थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इतिहास अनुभाग में दर्ज है कि इस युग में पत्रकारिता राष्ट्रभक्ति के बराबर थी। पत्रकार जेल गए, सताए गए, लेकिन झुके नहीं। वे पहले देश के नागरिक थे, फिर पत्रकार। यह नींव थी जिस पर भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्थापित हुआ। एक आज़ाद देश में मीडिया का मतलब क्या है? सिर्फ खबरें देना नहीं। मीडिया का मूल धर्म है प्रहरी का धर्म, जिसमें पहला है जनता को सही और निष्पक्ष जानकारी देना। दूसरा है सत्ता पर सवाल उठाना, सत्ता में चाहे कोई भी हो, सरकार की, कॉरपोरेट की या किसी बाहुबली की। तीसरा है समाज में जागरूकता, शिक्षा और ज़रूरत है तो बहस का माहौल बनाना। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है,
उसी के तहत मीडिया को उसकी शक्ति मिलती है। यह आज़ादी सिर्फ बोलने की नहीं है, बल्कि उस आवाज़ को उठाने की है जो कमज़ोर है। मीडिया को वॉच डॉग कहा जाता है, जो हर गलत कदम पर भौंके ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। लेकिन इस प्रहरी को अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक बुनियादी नियम याद रखना था, निष्पक्षता। क्योंकि जैसे ही पत्रकारिता किसी एक विचारधारा, किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति की गोद में बैठती है, वह पत्रकारिता नहीं बल्कि प्रचार बन जाता है। आज़ादी के बाद के दशकों में मीडिया ने राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। यह वो दौर था जब दूरदर्शन और आकाशवाणी देश के मुख्य आवाज़ थे, ये सरकारी माध्यम थे। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उस वक्त मैं किस तरह वो न्यूज़ पढ़ूंगी, किस तरह उसकी तैयारी करूंगी। सिर्फ एक आंसू थे जो बेतहाशा बह रहे थे, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मेकअप मैन कोशिश कर रहा था कुछ ठीक करने की, लेकिन तो उसी हालत में न्यूज़ कैमरे। President of the Republic of India, Dr. Rajendra Prasad arrives to take the salute at a march past. It's the first. लेकिन इनका उद्देश्य शुद्ध था, सूचना और शिक्षा पहुंचाना। बाढ़ हो, सूखा हो या कोई राष्ट्रीय उपलब्धि, दूरदर्शन ने खबरों को सनसनीखेज नहीं बनाया, बल्कि भरोसेमंद, संतुलित और गरिमापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। खबरों का समय निश्चित था और उनका कंटेंट राजनीति से ज़्यादा जनता के जीवन से जुड़ा होता था। पत्रकारिता में उस समय खबर की कीमत उसकी समाज पर पड़ने वाली असर से तय होती थी, ना कि उस पर आने वाले विज्ञापन से। संपादक और पत्रकार उस समय मालिक से ज़्यादा पावरफुल होते थे, क्योंकि उनकी पूंजी उनका नाम और विश्वसनीयता थी। यह मीडिया का वो स्वर्ण युग था जहां बड़े बड़े पत्रकार और संपादक अपनी निडरता के लिए पूजे जाते थे। मगर ये शांति और सादगी 1990 दशक के बाद बदलने वाली थी। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। इस बदलाव ने हर उद्योग को छुआ और मीडिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। ठीक इसी समय केबल टीवी का आगमन हुआ और अचानक मीडिया एक बिजनेस बन गया, मुनाफा कमाने वाला धंधा। यही वो मोड़ था जहां पत्रकारिता का मतलब बिजनेस बन गया। नए नए प्राइवेट चैनल आए और उनके आने के साथ आई टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अब इसमें क्या था, टीआरपी ने खबरों की परिभाषा को बदल कर रख दिया। अब खबर वह नहीं थी जो जरूरी है, बल्कि वह है जो बिकती थी। गंभीर विश्लेषण पीछे छूट गए। ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज और एंकरिंग और स्टूडियो में होने वाली बहसें आगे आ गई। पैसा अब मीडिया का नया भगवान था। बड़े बड़े कारपोरेटों ने अपना पैसा मीडिया कंपनियों में लगाना शुरू कर दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई की 2019 की नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पेड न्यूज पर चिंता जताई गई। फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ और येलो जर्नलिज्म, जो आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल करा, व्हाट इज़ इट? इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, और हम यदि ये देखें कि हम चाहते हैं कि पूरी डेमोक्रेसी में सबको बराबर का पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को जानने का, उनके विचारों को जानने का, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट एक डिसीजन ले पाएँ कि आप किन के लिए जाके वोट देते हैं। दैट्स अ democracy, that is what we call democracy is a religion, democracy is a परम धर्म। अब आप देखिए कि क्या होता है इसमें। वाया मीडिया कुछ लोग ढूंढ लेते हैं, कुछ पार्टियां ढूंढ लेते हैं, कुछ इंडिविजुअल ढूंढ लेते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स आ जाती हैं। वो क्या करती हैं, एक अलग तरीके का न्यूज़ आपको बेच रही हैं, एक डॉक्टर्ड न्यूज़ बेच रही हैं, मैनिफेस्टो के अलावा बियॉन्ड मैनिफेस्टो न्यूज़ आ रही हैं। तो ये एक वो सिचुएशन आता है जब आपको लगता है कि क्या हमें सही और सटीक खबर जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वो मिल रही हैं या नहीं। जब आपको नहीं मिलती है तब आप उस पर विवेचना करते हैं, उस पर ध्यान डालते हैं। यानी कि अब वो सिचुएशन, वो जो आपने आपको लगा कि शायद ये बहुत सटीक न्यूज़ नहीं है,
पॉलिटिकल पार्टीज सबको एक दूसरे को होड़ बहुत अच्छी है, स्पर्धा बहुत अच्छी है, लेकिन क्या स्पर्धा में हम अपने नैतिक जो मूल्यों हैं उनको हम मिस कर रहे हैं या उसको स्किप कर रहे हैं या हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। ये हो गया फेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ का फ़र्क। पेड न्यूज वो जहर था जो पत्रकारिता की आत्मा को तोड़कर रख दिया। इसके तहत कौन सी खबर दिखानी है उसके लिए पैसे लगने लगे। यह सीधे तौर पर नहीं था बल्कि विज्ञापनों और खबरों को दबाने के लिए किए जाते थे। बीबीसी हिंदी 2021 मीडिया ट्रस्ट के सर्वे ने दिखाया कि भारत में अधिकतर लोग मीडिया पर ट्रस्ट ही नहीं करते। विश्वास टूट चुका है लोगों का। टीआरपी का दबाव और विज्ञापनों पर निर्भरता मालिक के प्रति वफादार बनाती गई, न कि जनता के प्रति। धीरे धीरे स्टूडियो कोर्ट बन गया और वहां के एंकर जज जो कि बिना किसी सुनवाई के लोगों को दोषी ठहराने लगे। आज की मीडिया की सच्चाई को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि इस चौथे स्तंभ को कौन सहारा दिए हुए हैं। ज्यादातर बड़े मीडिया हाउस कुछ बड़े कारपोरेटों के अधीन हैं। रियूटर्स इंस्टीट्यूट 2023 की डिजिटल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क 18 समूह जो कई बड़े चैनलों को चलाता है, उन सभी चैनलों का मालिक कोई एक व्यक्ति है। इसी तरह कई बड़े अखबार समूह जो है बड़े बड़े व्यावसायिक हितों से घिरे हुए हैं। जब किसी मीडिया कंपनी का मालिक सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अनुमति मांगता हो या किसी खास राजनीतिक दल के साथ व्यापारिक संबंध रखता हो तो उस मीडिया हाउस से निष्पक्ष पत्रकारिता का उम्मीद रखना एक धोखा है। खबरों की एडिटिंग अब न्यूज रूम में नहीं बल्कि बोर्ड रूम में होने लगी। जब मालिक का हित दर्शक के हित से टकराता है तो हमेशा दर्शक का हित ही हारता है। यह सीधा संबंध है मनी, एक्सेस और एजेंडा। आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खबरों को दिखाने के बजाय प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते हैं। नहीं, वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। India's successful Operation Sindoor has left Pakistan rattled. Months after a crushing defeat on battlefield, Pakistan and its media continue to peddle lies and propaganda. One such attempt was called out by the French Navy, which strongly refuted claims that a French commander had confirmed Pakistan's air superiority over India during the May 2025 conflict or the loss of Rafale jets. The Navy labelled these reports as fake and full of misinformation, clarifying that statements attributed to Captain Lone were false. Remember, these claims were amplified by journalist Hamid Mir and have now been thoroughly debunked. प्रोपेगेंडा का मतलब है एक तरफा जानकारी लगातार हर बार दिखाना और जनता की राय को किसी दूसरे दिशा में मोड़ देना, यानी उनसे न चाहते हुए भी किसी और तरीके का जवाब लेना। यह अक्सर शोर, भावनात्मकता और डिजाइन की गई बहस के जरिए की जाती है। इस बात पर ध्यान दीजिए, जब देश में कोई गंभीर आर्थिक समस्या हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक उसी समय कोई गैर जरूरी भावनात्मक मुद्दा प्राइम टाइम की बहस पर हावी हो जाता है। यह डिस्ट्रैक्शन की रणनीति है। 2022 की कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती हैं कि कैसे और किस तरीके से फेक न्यूज़ को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है। ये फेक न्यूज़ या तो पूरी तरीके से झूठी होती हैं या तो फिर आधी सत्य होती है, आधी सही होती है। इस तरीके से उसे लोगों के सामने परोसा जाता है जैसे वो तत्कालिक का मुद्दा हो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। Have you come across these headlines recently? UNESCO declares Modi as the best Prime Minister. Pakistan approves Mandarin as an official language. Jack Sparrow's character was inspired by Lord Krishna. And a gold-plated car was bought for industrialist Ambani's daughter-in-law. So what's common to all these headlines? They are 100% fake or false. But it doesn't end there, it gets worse. In the last 2 years, we've been grappling in India with a terrible phenomenon called WhatsApp killings. Over 33 people have died because they have been killed by rampaging mobs
on the suspicion of being child kidnappers over rumors spread on social media platforms like Facebook, WhatsApp, ShareChat and others, which add up to something like 500 million subscribers. और यह दिखा करके लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि सभी लोग उस परिणाम को देखने लगते हैं जो सबको दिखाया जा रहा है और उस सच्चाई को हम सब भूल जाते हैं जो हमारे गली मोहल्ले गांव में घट रही है। बहसें अब तर्क वितर्क नहीं रही बल्कि एक दूसरे पर चिल्लाने का एक मंच बन गई। इंसान को बदतमीजी ना करे, बात के साथ नहीं, इस तरीके के नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। और चिल्लाहट में सही क्या है ये चीज़ पता ही नहीं चल पाता। इस बीच सोशल मीडिया ने पूरे खेल को बदल दिया। एक तरफ इसने हर एक नागरिक को पत्रकार बनने की शक्ति दे दी। बहुत दुख होता है, समझते हैं, सुनते हैं तो बहुत दुख होता है हमको जन्म भी हुआ तो इसी समाज में, इसी समाज में। मूसहर यानी मुसहर को मूस का हरण करने वाला। ये कहानी उस मुसहर जाति की है जिसकी हसरतें सालों में, सदियों से हाशिए पर है। तो फिर आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मुसहरों की गली में लेके चलूंगा आप। अब न चराइब बाबू तोहरी सुहरिया, अब न चरा। अभी तक हमसे घृणा किया जा रहा है। तो अभी भी आप लोग से छुआछूत होता है? छुआछूत होता है, घिनाते हैं हम लोग से, नफरत करते हैं। दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, सांझ। ये आपका पूरा मोहल्ला है, दिखाएंगे कैसा है चल के? नरक जैसा है हमारा मोहल्ला। दुनिया के देखिला त सूझे ना दुअरिया तोहरी सुअरिया। इन लोग के सोने के लिए जमीन नहीं है और बोने के लिए तो सर बातें दूर है। बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, बाप दादा मर गईले झोपड़ी के आस में, होई विकास हमार यही भी। और इसके अंदर मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। देखेंगे चटाई बिछी हुई है, कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। कटला से कटत नहीं के, कटला से कटत नहीं के, जिंदगी के अनहरिया तोहरी सुअरिया। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। हमरे टोला सब जाति दारू पिए आवेला, माई बहिनिया के देहवा निहारे। बहुत खराब चीज है सर, मार के मुआ देता तिलक के चलते, कौनो जार देता, कौनो जहर पिला देता, बहुत कुछ करता से, जान मार के फेंक देता। एकता बिना आपसी के एकता बिना जिंदगी। बाल विवाह होता है सर, परसों एगो डिलीवरी कराए हैं, उसको 14 बरस में बच्चा हुआ। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। खाने के लिए था ये नहीं है, तब पढ़ाई का पैसा कहाँ से देंगे? 2 टाइम भोजन के लिए सारी जिंदगी अभी तक युद्ध हो रहा है सर। लेकिन आज भी सच मानिए तो ये लोग 19वीं 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी तारीख है ये पता है आपको? जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। गंदगी शराब से हो गईल बाई यारी, गंदगी
शराब से हो गईल बाई यारी। चूहा खाने की वजह क्या है? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहा हुआ मार कर खाते हैं। एक फ़ोन और एक इंटरनेट कनेक्शन आपको एक इतनी पावर दे देता है कि आप कहीं से भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किसी भी सच्चाई को दिखा सकते हैं, कोई भी हो कैसा भी हो। यह सच में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा शक्ति है, लेकिन इसका नुकसान भी है। सोशल मीडिया अफवाहों, गलत बातों को फैलाने का एक सबसे तेज तरीका बन गया। यहाँ एडिटिंग और फिल्टर नहीं होते जो हमारी अपनी मान्यताओं को मजबूत करते हैं, हम उसे बिना जांचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर 2022 की इंडियन मीडिया बिहेवियर की रिपोर्ट बताती है भारत में डिजिटल खबरों को देखने वालों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन इसी के साथ खबरों में कितनी सच्चाई है इसका जांच पड़ताल करना काफ़ी कम हो गया है। लोग अब फैक्ट नहीं बल्कि फीलिंग पर आधारित खबरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जब स्टूडियो में एक एंकर झूठ बोलता है तो वह झूठ सिर्फ एक ही बार प्रसारित किया जाता है, लेकिन जब उस एक झूठ को लगभग 1 लाख लोग देखते हैं तो वही चीज़ें लोगों को सच्चाई नज़र आने लगती है, चाहे भले वो गलत हो। सोशल मीडिया ने सच की परिभाषा को लोकप्रियता में बदल दिया। इस अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें अभी जिंदा हैं। एक तरफ है एंकर और स्टूडियो परफॉर्मर जिनकी पहचान टीआरपी से होती है, उनके पास महंगे सेट हैं, हेडलाइंस और बाजार का समर्थन। उनका काम सवाल पूछना नहीं बल्कि जवाब देना है, और वह भी वही जो सत्ता या मालिक लोग सुनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है वो पत्रकार जो ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, जिन्हें हम फील्ड रिपोर्टर भी कहते हैं। ऐसे कई पत्रकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके रिपोर्टिंग करते हैं। लोग दिखाते हैं कि कैसे लोगों का जीवन चल रहा है, सूखा हो, बाढ़ हो, गरीबी हो या फिर किसानों की आत्महत्या की कहानियाँ। एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए जरा। स्टूडियो का पत्रकार शोर पैदा करता है जबकि फील्ड का पत्रकार रोशनी पैदा करता है। यही वह संघर्ष है जो पत्रकारिता को अभी तक जीवित बनाए रखा है। हमने मीडिया का सफर देखा, आज़ादी के आवाज से शुरू होकर राष्ट्र निर्माण के साथी तक, और फिर बाजार में गुलाम होने तक का सफर। सच्चाई यह है कि मीडिया बिक सकता है लेकिन सच्चाई नहीं बिकती। आज हमारे सामने जो मीडिया का चेहरा है वह सिर्फ उसका नहीं बल्कि हमारा भी है। सवाल यह नहीं है कि मीडिया क्या दिखा रहा है, सवाल तो यह है कि हम देखना क्या चाहते हैं और देख क्या रहे हैं। अगर हम सनसनी खबर, शोर, भावनात्मक प्रोपेगेंडा देखेंगे तो मीडिया हमें वही दिखाएगी क्योंकि हम दर्शक ही उसका बाजार है। लेकिन अगर हम गंभीर, खोजे और संतुलित पत्रकारिता का मांग करेंगे, उसे समर्थन देंगे, तो मीडिया को अंततः उस रास्ते पर लौटना पड़ेगा। लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ डगमगा रहा है और इसे थामने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकारों की नहीं है बल्कि हम सबकी है। अगली बार जब भी आप कोई न्यूज़ टीवी चैनल देखें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें,